कई तरह की गिरोहबाजी का शिकार मेनली उर्दू हो गई है। अब उर्दू की फिर से नए सिरे से कोई तहरीक तभी जग सकती है जब नए नज़रिए के साथ लोग और खुलूस के साथ इसमें इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म बना करके लड़ेंगे, तभी उर्दू को फिर से बिहार में सुरखरू बनाया जा सकता है। वरना उर्दू एक तरफ गिरोहबाजी का शिकार रहेगी और दूसरी तरफ हुकूमत की गफलत का शिकार रहेगी, तो उर्दू अपनी जगह पर से अपने जो उसके मुकाम है वो मुकाम से बहुत पीछे। बिहार की सियासत में लीडरान के दरमियान रिश्ते में एक खुशगवार बदलाव आ रहा है। क्या यह बदलाव आने वाली सियासत में एक नई दस्तक देने वाली है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के साबिक एमएलसी व रियासती नायब सदर डॉक्टर तनवीर हसन साहब। तनवीर साहब, पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से हमने देखा कि ज़ाती मरदमशुमारी के मौके पे नीतीश जी, तेजस्वी जी बहुत करीब आए, उसी तरीके से फिर हमने देखा है कि अभी के दिनों में आपको चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जी फिर करीब आए। ये एक अच्छी बात है कि लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ये ताल्लुकात जो एक बेहतर हो रहे हैं, क्या इसका असर आने वाले चुनाव पे भी या आने वाले सियासत पे भी पड़ने वाला है? क्या के ताल्लुकात के बनते बिगड़ते, रिश्तों के सुधरते बिगड़ते तमाम मामलों में ये बात आपके लिए कि खुशगवार है या नहीं है। सवाल है कि जातीय जनगणना के सवाल पर लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे पहले उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी आज से करीब 10 साल पहले ही कि ये जातीय जनगणना का आंकड़ा जब तक नहीं आएगा तब तक देश के बजट में उन गरीबों का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा जो चिन्हित किए जाएंगे जातीय जनगणना के आधार पर। तो ये सवाल उठते उठते आज यहाँ तक पहुँचे कि लालू प्रसाद यादव के बाद फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस इशू को बुलंद किया। इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार बंद का आह्वान किया। तो नीतीश जी को ज़रूर लगा होगा कि ऐसा इशू है जो इशू के वो भी टाइम टू टाइम खेलते रहते हैं, एक बैकवर्ड कार्ड का इशू है ये। तो इस इशू को चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ये अलग से कोई इशू नहीं, उसका तो ये कमिटमेंट है कि हम जो डाउन टू डाउन पीपुल हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन नीतीश जी भी इस मामले में जब ये बात आवाज़ उठ गई और आवाम में ये बात चली गई, तब नीतीश जी ने इस बात का समर्थन किया है और नीतीश जी ने इस बात के लिए ज़रूर ताल्लुकात बहाल किए हैं। तब तो वो उनकी क़यादत में ही डेलीगेशन गया, दिल्ली गया, प्रधानमंत्री से मिला। इसलिए ये रिश्ते कोई बहुत सियासी संकेत नहीं दे रहे हैं। ये रिश्ते जो सियासत के बनते बिगड़ते रिश्ते होते हैं उसी के आधार पर लीजिए। अभी इसमें कोई सियासी पहलू नहीं झांका जा सकता है, लेकिन एक पहल है जिस पहल को किया इन्होंने और इसमें राष्ट्रीय जनता दल के पहल को इन्होंने तायीद किया है। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से जेडीयू के वो मुखालिफ रहे हैं और जेडीयू इनकी मुखालिफ रही है, ऐसे में फिर चिराग पासवान को झुकाव आरजेडी की तरफ या तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है। देखिए, झुकाव तो अभी नहीं कहा जाएगा, चूँकि अभी 12 तारीख को रामविलास जी की बरसी है। उस प्रोग्राम के सिलसिले में वो सब जगह घूम के मदु कर रहे हैं लोगों को। आपने देखा होगा कि फिर यहाँ भी कई लीडरान के यहाँ चिराग पासवान खुद से गए। तब है कि अभी चिराग पासवान जो रुझान दे रहे हैं वो ज़रूर है कि वो रास्ते की तलाश में हैं। अब कौन सा रास्ता उनको अजीज़ होता है, कौन सा रास्ता उनके हक़ में होता है, ये तय करना उनका काम है। आरजेडी की बात करें तो पिछले दिनों जो तेज प्रताप जी का जो एक मामला हुआ था, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि भाई हम पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या प्रदेश अध्यक्ष हमें निगलेक्ट कर रहे हैं। फिर अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी में फिर दूरियां बढ़ रही है। क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? क्या ये अच्छा पैगाम जा रहा है आपके कारकुनान के दरमियान? देखिए, बात यह है कि पार्टी के कारकुनान अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके घर का मामला है। घरेलू मामले में बहुत ज़्यादा दुराव की स्थिति नहीं आती है। बात है कि भाई भाई है,
किसी बात पर अगर मुखालफत हो जाती है तो फिर सहमति भी हो जाती है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इससे कोई गलत संकेत या गलत पैगाम जाएगा पार्टी के वर्कर में। गुज़श्ता दिनों नीतीश जी को लेकर बहुत ज़्यादा ये शब्द वर्ड चला कि पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। आपको क्या लगता है कि नीतीश वाकई पीएम मटेरियल हैं? अगर पीएम मटेरियल हैं तो फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है ये मामला? अव्वल तो यह है कि मटेरियल हैं, ये कौन कह रहे हैं? ये उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अभी अभी हाल ही में आए हैं, जदयू के अंदर शामिल किए गए हैं। अभी कुछ दिनों तक पीएम मटेरियल कह कर के वो अपनी कुर्बत का एहसास करा रहे होंगे, वरना अभी पीएम मटेरियल के सवाल पर किसी पार्टी ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, किसी पार्टी ने इसको वेलकम नहीं किया है। जब किसी पार्टी ने वेलकम नहीं किया है तो उपेंद्र कुशवाहा जी अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहावत में हमको लगता है कि ये बात कहे चले जा रहे हैं। बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी में या मुस्लिम फेस में एक नुमाया चेहरा आपका आता है। बिहार में इन दिनों उर्दू के ताल्लुक़ से बड़ा खस्ता हाल मामला चल रहा है। सरकार, नीतीश हुकूमत उर्दू के तय जितनी गफलत बरत रही है, कई देखते हैं कि कई इदारे, आपको बिहार उर्दू एकेडमी है, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी है, मुशावरती है, सब की कमेटी तहलील है, कहीं कोई चेयरमैन नहीं है, किसी इदारे में कोई सेक्रेटरी नहीं है। गुज़श्ता 3-4 साल से यही मामला है। मेरा ये कहना है कि जब नीतीश जी कहते हैं कि उर्दू के वो सच्चे हमदर्द है, चाहते हैं कि उर्दू का फ़रोग़ हो, तो ऐसे में कैसे उर्दू का फ़रोग़ होगा जब वहाँ पे ज़िम्मेदार ही नहीं है? देखिए, एक तो उर्दू हुकूमत के गफलत का शिकार है और ये आज से नहीं है, लगातार है। और दूसरी तरफ जो मुहिब्बान उर्दू हैं नाम नेहाद, वो सब के सब गिरोही झगड़ों में फंसे हुए हैं। नतीजा है कि उस गिरोही झगड़े की वजह से उर्दू को जो मुकाम दिलवाने की सही करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उस मुकाम को दिलवाने में उर्दू मुहिब्बान उर्दू बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। अब इस वजह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस बिहार के दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू है और उस उर्दू की लाजमियत इंटर में ख़त्म हो चुकी है। अब इंटर में ऑप्शनल है, उर्दू चाहे तो लड़का पढ़े, ना चाहे तो ना पढ़े। तो ऐसी हालत में जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं, उर्दू के हक़ में केवल नारे लगा रहे हैं, ऐसे लोगों से ये सवाल उठेगा कि आखिर इतने नारेबाजी के बाद उसका नतीजा क्या निकला। जो हालात हैं वो उर्दू के लिए बहुत नामुवाफिक हालात हैं और हुकूमत की गफलत की वजह से उर्दू अपना जायज़ मुकाम भी नहीं पा रही है। उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उर्दू की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में कई तरह की तंजीमें हैं। सब लोग अपना अपना दावा करता है कि उर्दू के सच्चे खादिम हम हैं, उर्दू के सच्चे खादिम हम हैं। आखिर ये खादिम कब सड़क पे आएंगे इसकी लड़ाई के लिए और हुकूमत से कब सवाल करेंगे? देखिए, उर्दू की लड़ाई का एक तारीख़ी पस मंज़र है। जिस लड़ाई को ग़ुलाम सरवर साहब मरहूम, प्रोफेसर मुगनी साहब मरहूम, जितने भी आपके उर्दू तहरीक के पुराने जो काफ़िला था उर्दू का, उसमें जो इन दोनों हजरात की क़यादत थी और इन दोनों की हजरात की क़यादत से जो उर्दू को फ़ायदा हो सका था वो बहुत कुछ हो चुका। उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान बन गई उसी तहरीक के नतीजे में, और उसी तहरीक के नतीजे में आज तक उर्दू को एक बिहार में कम से कम दूसरे सूबों से उर्दू को सुरखरू पाया जाता है कि ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी सलाहियत उर्दू में है जो इसकी अपने मुकाम है यहाँ पर। लेकिन है क्या मामला कि उर्दू की तहरीक अब ख़त्म हो गई है, कहीं कोई तहरीक नहीं है। और जब तक उर्दू तहरीक चलती है उर्दू की, तब तक उर्दू ज़िंदा रहती है। तहरीक से ही उर्दू के वक़ार को दर्जा मिलता है। लेकिन जिस दिन तहरीक ख़त्म हो जाएगी उर्दू की, उस दिन समझिए कि उर्दू बिल्कुल पीछे पड़ जाएगी। आज वही हालात हैं। अभी हालात क्या हैं? उर्दू के कई तरह के, अभी उर्दू एक्शन कमेटी चल रही है, तो उर्दू काउंसिल चल रही है, उर्दू
अंजुमन तरक़ उर्दू चल रही है, तो कई तरह की गिरोहबाजी का शिकार मेनली उर्दू हो गई है। अब उर्दू की फिर से नए सिरे से कोई तहरीक तभी जग सकती है जब नए नज़रिए के साथ लोग और खुलूस के साथ इसमें इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म बना करके लड़ेंगे, तभी उर्दू को फिर से बिहार में सुरखरू बनाया जा सकता है। वरना उर्दू एक तरफ गिरोहबाजी का शिकार रहेगी और दूसरी तरफ हुकूमत की गफलत का शिकार रहेगी, तो उर्दू अपनी जगह पर से अपने जो उसके मुकाम है वो मुकाम से बहुत पीछे रह जाएगी। आरजेडी इस तहरीक में कितनी शामिल होगी? क्या वो इस आवाज़ को उठाएगी? देखिए, आरजेडी उर्दू की जो अहमियत है रोज़ अव्वल से ही इसको महसूस ही नहीं करती, बल्कि अपने मंशूर में भी बराबर इसको देती है। उर्दू का फ़रोग़ भी जब तक हम लोगों की सरकार रही, बिहार में उर्दू के प्रोफेसर की जगह खाली नहीं रही, वो जगह भरी गई। उर्दू के कई वाइस चांसलर जो उर्दू नोइंग वाइस चांसलर थे बिहार में, वो बनाए गए। उर्दू के इंटरमीडिएट काउंसिल के भी जो चेयरमैन थे उर्दू नोइंग ही थे, इसलिए वहाँ भी उर्दू के लिए जो इंसाफ चाहिए था वो हर जगह उर्दू को इंसाफ मिला। राष्ट्रीय जनता दल का ये कमिटमेंट है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़ुबान ही नहीं, बल्कि उर्दू एक जन जन की आवाम की ज़ुबान है, इसलिए उर्दू के फ़रोग़ को फ़ौक़ियत देना है, उसको अहमियत देना है। ये राष्ट्रीय जनता दल की कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को आज भी राष्ट्रीय जनता दल मानती है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, उर्दू असातिज़ा को लेकर बहुत सारी सीटें खाली हैं, मुसलसल तलबा वैकेंसी के लिए दबाव बना रहे हैं सरकार पर। STT जो लोग पास हुए हैं उनका भी बराबर मुतालबा हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी मुतमईन जवाब नहीं, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आ रही है। ऐसे में क्या आप लोग इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे, साथ देंगे? देखिए, उर्दू के सिलसिले में और उर्दू असातिज़ा की बहाली के सिलसिले में सरकार बहुत ही एक तरह से इंडिफरेंट है। वो उसकी बहुत दिलचस्पी नहीं है। कोई भी ऐसी, एक तो बहाली बिहार में नहीं हो रही है जो बग़ैर कोर्ट में गए, बग़ैर तहरीक चलाए हुए नहीं अमल में आ रही है। और इस तरह का जो सरकार का रवैया है ख़ास करके उर्दू के सिलसिले में, वो और एक रवैया बहुत ही भेदभाव का है, बहुत तफरीक का रवैया है। इस वजह से STT का एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट हुए भी कितना दिन हो गया, अभी तक उसकी बहाली के सिलसिले में सरकार का कोई वाज़ेह बयान नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इस बात के लिए हमेशा तैयार है कि वो उर्दू के जितने भी सवाल हैं उर्दू के हक़ के, उर्दू के टीचर की बहाली के, अभी कहा है टीचर का स्कूल खाली है और उर्दू टीचर की जगह पर दूसरे ज़ुबान के टीचर भर दिए गए हैं उर्दू टीचर की कमी की वजह से। अब यहाँ पर STT की बहाली का अभी तक कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं है जिससे यकीन दहानी कराई जा सके कि हाँ, ये बहाली कब होगी। इसलिए हम मांग करते हैं, माध्यम से ETV के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उर्दू की बहाली को। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तनवीर हसन साहब, जिन्होंने रियासत की सियासत पे, बड़ी बेबाकी और अहम मुद्दों पे जवाब दिया। ETV भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।